एक समय की बात है। नेपाल की हरी भरी घाटियों के भीतर बसे एक आकर्षक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन पूरे गांव में सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए जाना जाता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उन भावनाओं के चंगुल से मुक्त हो गया जो दूसरों के दिलों को परेशान करती थीं। गांव वाले अक्सर मोहन के असाधारण भावनात्मक संतुलन के पीछे के रहस्य पर विचार करते थे। वे एक दिन उसके पास आए और मोहन से पूछा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इतने भावहीन कैसे रह लेते हो? मोहन ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपनी कहानी और उन शिक्षाओं को साझा करूंगा जिन्होंने मुझे भावनात्मक संतुलन के इस मार्ग पर निर्देशित किया है। कई साल पहले जब मोहन सिर्फ एक लड़का था, वो अपने गांव के आसपास के जंगल में चला गया। वो घनी वनस्पतियों के बीच तब तक भटकता रहा जब तक कि उसकी नजर एक एकांत गुफा पर नहीं पड़ी। गुफा के अंदर उन्होंने एक वृद्ध भिक्षु को अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हुए पाया। मोहन उत्सुक था और उसने साधु को ध्यान में देखकर चुपचाप इंतजार करने का फैसला किया। घंटों बीत गए और भिक्षु ने अंततः अपनी आंखें खोली। उन्होंने मोहन की ओर देखा और कहा, नन्हे, तुम अपने भीतर उमड़ रहे भावनाओं के तूफान से परेशान लग रहे हो। मोहन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से उसकी आंतरिक उथल पुथल झलक रही थी। हाँ आदरणीय भिक्षु, मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चुनौतीपूर्ण लगता है, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में। साधु दयालुता से मुस्कुराए और मोहन को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मोहन को भावनात्मक अलगाव की कला और आंतरिक शांति का मार्ग सिखाते हुए अपना ज्ञान देना शुरू किया। भिक्षु ने मोहन को सचेतनता के अभ्यास से परिचित कराया। उन्होंने उसे बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना और उन्हें आकाश में बादलों की तरह गुजर जाने देना सिखाया। मोहन हर दिन लगन से माइंडफुलनेस का अभ्यास करता था। वो बोधि वृक्ष की छाया में बैठकर अपनी सांसों और अपने शरीर के भीतर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं से अलग होना सीख लिया, ये समझते हुए कि वे अस्थायी थी और उसके आंतरिक स्व का वास्तविक आईना नहीं थी। जैसे जैसे मोहन की मानसिकता गहरी होती गई, भिक्षु ने सहानुभूति के महत्व को साझा किया। उन्होंने बताया कि भावशून्य होने का मतलब ठंडा या भावनाशून्य होना नहीं है। इसके बजाय इसका मतलब समझ और स्नेह के साथ जीवन की चुनौतियों का जवाब देना था। मोहन ने अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना शुरू कर दिया। वह अपने साथी गांव वालों की परेशानियों में मदद करता था, सहानुभूतिपूर्वक कान लगाता था और मदद का हाथ बढ़ाता था। दयालुता का यह कार्य उसे गांव के लोगों के और भी करीब ले आया और एक सहानुभूतिशील और भावहीन युवक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रही। साल बीतते गए और मोहन एक बुद्धिमान और शांत युवक बन गया था। वो गांव वालों के लिए मार्गदर्शन का एक स्रोत बन गया था, जिससे उन्हें अशांत पानी से निपटने में मदद मिली। उनकी अपनी भावनाओं के कारण उनसे अक्सर सलाह मांगी जाती थी और उनके शब्दों में दूरदर्शिता का प्रभाव होता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने घरों और फसलों को तबाह कर दिया। गांव वाले तबाह हो गए और उनकी भावनाएं चरम पर थीं। वे मोहन की ओर इस आशा से मुड़े कि वो विपत्ति से हिल जाएगा। हालांकि मोहन अटल रहे। उन्होंने गांव वालों को सांत्वना दी और उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद की। उन्होंने समझाया कि हालांकि भावनाएं मानव अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उनसे चिपके न रहकर उनकी नश्वरता को स्वीकार करके आंतरिक शांति पाना संभव है। मोहन की शिक्षाएं गांव से बाहर फैल गईं और दूर दूर तक लोगों तक पहुंची। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई और तीर्थयात्री उनका मार्गदर्शन लेने के लिए गांव में आने लगे। मोहन, जो अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अपने जीवन के अंत तक अपना ज्ञान बांटता रहा। अंत में मोहन ने प्रदर्शित किया कि भावशून्य होने का रास्ता भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और संभाव से प्रतिक्रिया देने के बारे में है। उनकी विरासत जीवित रही और नेपाल के दिल में उन सभी को याद दिलाती रही कि भावनात्मक संतुलन का रहस्य जागरूकता, सहानुभूति और इस एहसास में निहित है कि गुजरते बादलों की तरह भावनाएं अंततः दूर हो जाएंगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, मोहन को भावनात्मक अलगाव और आंतरिक शांति की अपनी समझ को गहरा करने के लिए अपने भीतर एक आह्वान महसूस हुआ। उन्होंने एक सुदूर मठ की यात्रा पर निकलने का फैसला किया, जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में स्थित है। यह मठ मन और भावनाओं के गहन पहलुओं पर अपनी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। मोहन ने उन गांव वालों को अलविदा कहा जो उसके लिए परिवार की तरह बन गए थे,
और अपनी चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की। दुर्गम इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम के माध्यम से वो धुंध भरी चट्टान के किनारे स्थित एकांत मठ में पहुंचे। ज्ञान के प्रति उनकी उत्कट इच्छा को महसूस करते हुए भिक्षुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मठ में मोहन की मुलाकात एक बुद्धिमान और विनम्र गुरु से हुई। मास्टर ने अपना पूरा जीवन मानव मन और भावनाओं की जटिल कार्यप्रणाली का अध्ययन करने में बिताया था। उन्होंने मोहन के साथ मठ की प्राचीन शिक्षाएं साझा की, जो उनके द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक गहरी थी। मास्टर के मार्गदर्शन में मोहन ने विपश्यना ध्यान की शिक्षाओं और मन के जटिल दर्शन में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने सीखा कि भावुक होने का मतलब किसी की भावनाओं को सुन्न करना नहीं है, बल्कि दुख के मूल कारणों को समझना और उनसे पार पाना है। मोहन के दिन ध्यान, चिंतन और भिक्षुओं के साथ गहन चर्चाओं से भरे हुए थे। उसने अपनी चेतना की गहराइयों का पता लगाना शुरू किया, उन भावनाओं का सामना किया जिन्हें उसने दबा दिया था या नजरअंदाज कर दिया था। मास्टर के मार्गदर्शन से मोहन ने लंबे समय से दबे डर, असुरक्षा और लगाव को उजागर किया। जैसे ही उसने इन भावनाओं का सामना किया, मोहन को एहसास हुआ कि सच्चे भावनात्मक संतुलन के लिए न केवल वैराग्य की आवश्यकता है, बल्कि स्वयं की गहन समझ की भी आवश्यकता है। उन्होंने पाया कि अपनी भावनाओं को पहचानने और स्वीकार करने से वो दूसरों को अधिक ज्ञान और करुणा के साथ अपने भावनात्मक परिदृश्य को नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। कई वर्षों के गहन अध्ययन और ध्यान के बाद मोहन को लगा कि उसने मानव मन और भावनाओं की गहरी समझ हासिल कर ली है। वो जानता था कि अब अपने गांव लौटने और जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसे साझा करने का समय आ गया है। वापस लौटने पर गांव वालों ने मोहन में बदलाव देखा। उन्होंने शांति और स्पष्टता की भावना प्रसारित की जो स्पष्ट थी। वे उसकी यात्रा और उसे प्राप्त शिक्षाओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक होकर उसके चारों ओर एकत्र हो गए। मोहन ने अपने अनुभव और दूर के मठ में सीखे गए गहन सबक साझा किए। उन्होंने गांव वालों को भावनात्मक संतुलन हासिल करने में आत्म जागरूकता, सहानुभूति और समझ का महत्व सिखाया। गांव, जो पहले से ही उनकी बुद्धिमत्ता से परिचित था, ने इन शिक्षाओं को पूरे दिल से अपनाया। इन वर्षों में गांव भावनात्मक लचीलेपन और ज्ञान का स्वर्ग बन गया। मोहन की यात्रा से प्रेरित होकर गांव वालों ने अपनी भावनाओं का सामना करना और जीवन की चुनौतियों का शांति से जवाब देना सीखा। मोहन की शिक्षाओं का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया, जिसने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया, जिन्होंने भावनात्मक महारत हासिल करने का मार्ग खोजा। जैसे जैसे मोहन बड़ा होता गया, उसने गांव वालों और उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शन और प्रेरित करना जारी रखा। उनकी विरासत नेपाल और उसके बाहर आशा और परिवर्तन का प्रतीक बन गई। अंत में मोहन की कहानी ने दुनिया को सिखाया कि भावुक होने का मतलब किसी की मानवता को नकारना या भावनाओं को दबाना नहीं है। इसके बजाय इसका मतलब भावनाओं की गहन प्रकृति को समझना, उन्हें सहानुभूति के साथ गले लगाना और उस समझ का उपयोग करके जीवन की बदलती धाराओं को अनुग्रह और ज्ञान के साथ नेविगेट करना है। समय बीतना अपरिहार्य था और मोहन के शरीर पर उम्र के लक्षण दिखने लगे। एक सुहानी सुबह, जैसे ही सूरज ने गांव पर सुनहरा रंग बिखेरा, मोहन ने गांव वालों को उसी बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया जहां उसने पहली बार मास्टर से भावनात्मक संतुलन के बारे में सीखा था। उसने शांति से भरी आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे आपके साथ साझा किया है, और आपने जिस ज्ञान को अपनाया है उसे देखकर मेरा दिल प्रसन्न हो गया है। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच उनके प्यारे मोहन का समय करीब आ रहा है। मोहन ने आगे कहा, याद रखें कि भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति का मार्ग कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन भर की यात्रा है। अपनी भावनाओं को गले लगाओ, क्योंकि वे धागे हैं जो आपके अस्तित्व को बुनते हैं, और समझ और सहानुभूति के माध्यम से आप वो संभाव पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। उन अंतिम शब्दों के साथ मोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने अंतिम सांस ली और गांव में गहरा सन्नाटा छा गया। गांव वाले, दुख से त्रस्त फिर भी श्रद्धेय, जानते थे कि मोहन सांसारिक दायरे को पार कर गया है। उसकी आत्मा अब गांव के सार का हिस्सा है। मोहन का निधन गांव के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने उनकी शिक्षाओं का पालन करना जारी रखा, सचेतनता, सहानुभूति और आत्म जागरूकता का अभ्यास किया। मोहन की आत्मा बोधि वृक्ष की सरसराती पत्तियों में, पास की नदी के बहते पानी में और गांव वालों के दिलों में
जो उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। मोहन के जीवन और शिक्षाओं की बातें सीमाओं से परे तक फैलती हुई प्रतीत होती थी। दूर दूर से तीर्थयात्री और साधक उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव की ओर बढ़े, जिसने समझ और सहानुभूति के माध्यम से भावशून्य होने की मायावी स्थिति प्राप्त की थी। गांव सीखने का केंद्र बन गया, जो विद्वानों, भिक्षुओं और दार्शनिकों को आकर्षित करने लगा। भावनात्मक प्रभुत्व के रहस्यों को समझें। मोहन की बुद्धिमत्ता दुनिया भर में फैलती रही, जिससे अनगिनत व्यक्तियों को आत्मखोज और भावनात्मक संतुलन की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली। पीढ़ियां बीत गईं और गांव में भी परिवर्तन हुए, फिर भी मोहन की विरासत कायम रही। उनकी कहानी कैंपफायर के आसपास, मंदिरों में और उन लोगों के दिलों में बताई गई जो आंतरिक शांति का मार्ग खोज रहे थे। ये गांव न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान के रूप में, बल्कि आत्मा के अभयारण्य के रूप में भी विकसित हुआ। नेपाल के मध्य में भावुक ऋषि मोहन की कहानी एक कालातीत दृष्टांत के रूप में जीवित है। इसने लोगों को सिखाया कि भावनात्मक संतुलन का सच्चा मार्ग भावनाओं के दमन में नहीं, बल्कि उनकी समझ और सहानुभूतिपूर्ण आलिंगन में निहित है। मोहन की विरासत ने सभी को याद दिलाया कि शाश्वत हिमालय के पहाड़ों की तरह मानव आत्मा सचेतनता, सहानुभूति और आत्म जागरूकता की प्रथाओं के माध्यम से भावनात्मक ज्ञान और शांति की महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, तो लाइक बटन दबाकर इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करके और अपने विचारों या किसी जैन कहानी के साथ नीचे टिप्पणी छोड़कर हमें समर्थन दे जिसे आप आगे सुनना चाहेंगे। और प्रेरणा और शांति के अधिक क्षणों के लिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए घंटी बजाना ना भूलें। आपकी सहभागिता हमारी यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे साथ ज्ञान और ज्ञानोदय के इस मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद।